नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके इस नए सेशन में जिसका नाम है मुगल काल। और मुगल काल का जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 1526 से 1857 तक, ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। और इसके पहले मैंने आपको इसका इंट्रो तो दे ही दिया होगा कि ये मुगल काल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मेडावल हिस्ट्री में, बिकॉज कि इसके बिना कोई भी मेडावल हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में पहले से बात कर चुके हैं तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि मुगल काल पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो मैं आपको शुरुआत में ही रिक्वेस्ट कर देता हूं कि जो भी इस वीडियो को ओपन करेगा, कम से कम अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो भी है तो भी इसको पूरा देखिएगा, बिकॉज कि अगर आप इसको पूरा नहीं देखेंगे तो आपको इसके पढ़ने का कोई भी मतलब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि कहानी को जब तक पूरा ना सुना जाए कहानी अधूरी अधूरी लगती है। इसी तरीके से मुगल काल है। तो मुगल काल की शुरुआत करते हैं हम लोग पहले अपने स्लाइड से। और अगर आप वीडियो शुरू कर दिए हैं तो आप पहले इसको लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा रीच जाए। ठीक है, आइए चलते हैं। यह है मुगल काल। टाइम पीरियड शुरू होता है 1526 से। मुगल काल में माना जाता है कि बाबर जो था मुसलमान था। बाबर के पिता चगताई तुर्क थे। पहले बस समझ लेते हैं फिर समझाएंगे। चगताई तुर्क थे और माता मंगोल वंश की थी। उसने अपनी आत्मकथा, जिसका नाम बाबरनामा है, उसने अपनी आत्मकथा में बताया कि उसने अपनी माँ के वंश को मानने पर जोर दिया है। मतलब उसने कहा कि मैं अपने माँ के वंश को ही प्रेफरेंस दूंगा, पिता के वंश को प्रेफरेंस नहीं दूंगा। फिर क्या होता है, बाबर ने पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की पक्ष से चंगेज खा का 14वां वंशज था। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर माता की बात की जाए अगर इसके माता की बात की जाए तो इसकी माता जी जो थी वो चंगेज खां के वंश की थी। चंगेज खां का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ठीक, चंगेज खां की मात चंगेज खां के वंश से थी। और चंगेज खां था मंगोल का। कहां का था? मंगोल का। इसके पिता थे, इसके जो पिताजी थे वो थे तैमूर के वंश के, तैमूर लंग। तैमूर लंग याद है? तैमूर लंग जो 1398 में इसने अटैक किया था दिल्ली पर। उस वक्त तुगलक तुगलक वंश चल रहा था, आपने पढ़ा होगा। ये थे, ये जो तैमूर लंग था ये था तुर्क का। ये तुर्क एक जगह पड़ती है, तुर्क। और ये था मंगोल का। तो बात यहां से आगे बढ़ती है कि ये जो बाबर था इसने कहा कि मैं अपनी माता के वंश चंगेज खां के वंश को प्रेफरेंस दूंगा, और जहां पे वो रहती हैं, जहां पे वो रहते हैं मतलब मंगोल, उसी से मिलता जुलता नाम उसने अपने वंश का रखा। तो मंगोल शब्द से निकल कर आया उसके लिए मुगल। और यहीं से इसने अपने धर्म का नाम रखा, अपने वंश का नाम रखा मुगल। तो मुगल शब्द निकल के आता है मंगोल से, और मुगल वंश की शुरुआत कर दिया है बाबर ने। और बाबर ने शुरू कब किया? 1526 में। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। और ये जो बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं, मैंने आपको पीडीएफ ऑलरेडी भेज चुका है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा और मैं उस नंबर पे आपको पीडीएफ भेज दूंगा। कोई दिक्कत नहीं इससे। चले आगे। तो आपको 1358 तैमूर लंग का अटैक भारत पर याद रखना है। ठीक है, आइए चला जाए। ये मैं हूं, ये मेरा थंबनेल है जिसपे आपको मिलेगी वीडियो। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको थोड़ा सा देखा जाए। आइए, क्या कह रहा है? 1526 बाबर का टाइम पीरियड। मुगल वंश के रूलर्स यहां से यहां तक मजबूत मुगल थे और यहां से यहां तक कमजोर मुगल थे। तो मुगल वंश का अंत धीरे धीरे हुआ है, एक साथ नहीं हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। बाबर का टाइम पीरियड था, आपको सभी को पता होगा, 1526 से लेके 1530 तक। हुमायूं का टाइम पीरियड था 1530 से लेके 1540, फिर 1555 से लेके 1556 तक। फिर अकबर का टाइम था 1556 से लेके 1605 तक। फिर जहांगीर का टाइम था 1605 से लेके 1627 तक। शाहजहां का टाइम पीरियड था 1627 से लेके 1658 तक। और औरंगजेब का टाइम था 1658 से लेके 1707 तक। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए, मुझको लग रहा है सबसे ज्यादा जो शासन करने वाला टाइम था, कौन सबसे ज्यादा
टाइम तक शासन किया तो औरंगजेब। अगर कोई पूछे कि सर्वाधिक टाइम तक सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था, तो वो था आपका औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने छावा मूवी देखी होगी। बड़ा ही क्रूर शासक था, बड़ा दुष्ट शासक था। इसके बारे में हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि हर एक शासक के बारे में कम से कम औरंगजेब तक तो पूरी हिस्ट्री आपकी ये चलेगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसको देख के कितना बड़ा ड्यूरेशन है इसको भागिएगा बिल्कुल मत। आपका एग्जाम है तो आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। आइए उसके बाद बात करते हैं। सबसे जो मुगल शासक शुरू हुए, मुगल कमजोर शासक शुरू हुए, वो ये शुरू होते हैं बहादुर शाह प्रथम से। तो बहादुर शाह प्रथम पहला मुगल कमजोर शासक था, और अंतिम शासक भी जो था उसका भी नाम था बहादुर शाह। ठीक, तो बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय। तो शुरुआत भी कमजोर शासक की यहीं से होती है, बहादुर शाह से, और बहादुर शाह जफर द्वितीय भी जो कमजोर शासक था जिससे अंत हो गया। टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम बस देख लीजिए। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह आता है, फिर फर्रुखशियर आता है। फर्रुखशियर वही फर्रुखशियर है जिसके नाम पर आपका फर्रुखाबाद नाम रखा गया। आपके आपके यूपी में एक जिला है फर्रुखाबाद, फर्रुखशियर के नाम पर रखा गया है, जहां पर चूड़ियां बहुत अच्छी मिलती हैं। कहा जाता है ना, पिछले कुछ समय पहले करवा चौथ था तो वहां पे चूड़ियां बहुत खरीदारी हुई थी। चलिए, मोहम्मद शाह, ये भी एक पागल राजा था। अहमद शाह, आलमगीर, आलमगीर तो औरंगजेब को भी कहते हैं, ठीक है। शाह आलम का नाम आपको आएगा बक्सर के बैटल ऑफ बक्सर में 1564 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुई है उसमें इसका नाम आपको आएगा। अकबर द्वितीय, इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लग रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद कोई अनजान कारणों से इसकी बात नहीं करता है। आइए चलिए हम बात करते हैं फिर उसके बाद कि बड़ा भुलक्कड़ हूं यार, माइक लगाना भूल गया था। फरगना, ठीक है। इसकी माता जो थी उनका नाम था कुतलुग निगार। इनकी माता का क्या नाम था? कुतलुग निगार। एक बार फिर से इसको बता देता हूं, ठीक है। जहरुद्दीन महमूद बाबर इसका पूरा नाम। 14 फरवरी को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुझे लग रहा है 14 फरवरी बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? अंदीजन, जो कि फरगना राज्य में पड़ता है, जो कि राजधानी थी कहां की? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान वर्तमान में एक देश है, और इस देश की राजधानी है ताशकंद। और ताशकंद भारत के इतिहास में बड़ा इंपॉर्टेंट नाम होता है, क्योंकि ताशकंद ही एक ऐसी जगह थी जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, इन्होंने भारत और पाकिस्तान समझौते के साथ ताशकंद में समझौता किया था, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री की अनजान कारणों से मृत्यु हो जाती है और इसका किसी को कुछ पता नहीं चलता है। आइए बात करते हैं इसकी माता का। माता जो थी कुतलुग निगार थी। पुत्र जो था हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसमें केवल एक ही नाम आपने सुना होगा, हुमायूं का, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इसकी रचनाकार। इसकी जो रचना है, इसमें सबसे पहला नाम आता है बाबरनामा, और उसी का नाम होता है तुजुक ए बाबरी, ठीक है। तुजुक ए बाबरी, जिसकी रचना की गई थी किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में इसकी रचना की गई है, और इसको बार बार बताया भी जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, राजभाषा थी, वो थी फारसी। तो इनकी हर एक रचनाएं फारसी में लिखी गई थी। और मुगल का जो शुरुआती बादशाह था जिसका नाम था बाबर, वो अपने पिता की भाषा को अपना रहा था, लेकिन अपने वंश अपनी माता को चला रहा था, लेकिन भाषा अपने पिता का अपना रहा था। इसलिए उसने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा, क्योंकि इसके पिता तुर्क से थे, ठीक है। तो ये बात थी जिस वजह से इसकी जो रचना आत्मकथा है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसका पूरा नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अन्य नाम आपको पादशाह, गाजी, मुगल शाह, आपको नाम याद रखना नहीं है, कोई बात नहीं। इसका राज्य से कोई दिक्कत नहीं। इसकी मृत्यु आपको याद रखना है, आगरा में हुई है। बोलचाल की भाषा ये उर्दू बोला करता था। इसको दो नाम से जाना गया, एक पादशाह नाम से जाना गया, एक कलंदर नाम से जाना गया। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा की जो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद यह राजा बन जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग अब बाबर के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे, ठीक, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे।
आइए यहां से शुरू करते हैं। बाबर का परिचय था ये, अब हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से। ठीक, तो कह रहा है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त किया। किसने विजय प्राप्त किया? बाबर ने, आप सभी को पता है। काबुल के प्रत्येक निवासी को, जो भी काबुल का हर एक निवासी था, उसको उसने एक चांदी का सिक्का दिया, क्योंकि वो पानीपत का युद्ध जीत गया था। भारत में बहुत दिनों से आक्रमण कर रहा था लेकिन जीत नहीं पा रहा था, तो जीतने की वजह से उसने चांदी का सिक्का प्रदान किया, जिसकी वजह से उसका नाम कलंदर पड़ गया। ये कलंदर नाम आपको याद रखना है। किस युद्ध में जीतने के बाद उसका नाम कलंदर पड़ा, ये भी आपको याद रखना है। काबुल में चांदी का सिक्का का नाम उसने जो रखा, उसका नाम था शाहरुख, वही शाहरुख खान वाला शाहरुख। और कांधार में उसने अपने सिक्के का नाम तथा कांधार में बाबरी नाम से सिक्का चलाया। कांधार में बाबरी नाम से और काबुल में शाहरुख नाम से। ठीक, बाबर की जो तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम था तुजु के बाबरी, और इसे बाबर नामा भी कहा गया। ठीक, आगे चलते हैं, क्या बात करता है आगे। कह रहा है बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए। उसमें पहला आक्रमण जो था 1519 में था। उसने यूसुफ जई जातियों के विरोध में पहली बार बंजौर भारत पर अधिकार कर लिया। यूसुफ जई जातियों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि यूसुफ जई जातियां वही जातियां हैं जिससे युद्ध करते समय आपके बीरबल जो थे, बीरबल जी, इनकी मृत्यु हो जाती है, बीरबल की मृत्यु हो जाती है यूसुफ जई जातियों से युद्ध करते समय। ठीक है, यूसुफ जई जातियों के विरोध में बंजौर पाक के दुर्ग पर उसने अधिकार कर लिया। बाद में बाबर ने भेरा, मतलब पाकिस्तान में पड़ता है, भेरा नामक स्थान पर भी अधिकार कर लिया। आगे बात करते हैं। कह रहा है भेरा अभियान में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। पहली बार तोप का प्रयोग इसने भेरा में किया। भेरा अटैक में जो उसने पहली बार तोप का प्रयोग किया, जो कि असफल रहा, सक्सेस नहीं रहा। उसके बाद उसने क्या किया? उसने किया कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण याद रखिएगा, किसने इसको बुलाया था भारत में अटैक करने के लिए? भारत में अटैक करने के लिए इसको बुलाया था पंजाब के एक शासक थे जिसका नाम था दौलत खां लोधी, और मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। इन्हीं को, राणा सांगा को ही हम लोग जानते हैं राणा संग्राम सिंह के नाम से। किस नाम से? राणा संग्राम सिंह। किस नाम से जानते हैं? राणा संग्राम सिंह। ठीक, आगे चला जाए। फिर क्या कह रहा है? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, डेट भी याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ देता है, क्योंकि 1526 तो लगभग सभी को याद हो चुका है। डेट बहुत कम लोग याद करेंगे, तो जब भी कभी पूछेगा तो आपको घुमा के पूछ सकता है कि किस डेट में हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी, मतलब लोदी वंश के अंतिम शासक को के मध्य लड़ा गया है। इसमें बाबर विजयी हुआ, बाबर जीत गया। ये बात आपको ऑलरेडी पहले से पता होगी, नहीं भी पता है तो इसको आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ये सारा पीडीएफ मैं पहले से दे चुका हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे नंबर पे कमेंट कर सकते हैं 6394385943। और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ जरूर दे दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए पूरा वीडियो पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। पानीपत के युद्ध के बारे में बात कर रहा है ये। कह रहा है इस युद्ध में इसने सफलतापूर्वक तुलगमा पद्धति एवं तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। उस्मानी पद्धति का मतलब क्या होता है? इसने एक रथ लगाया, ठीक, घोड़े लगाए, बीच में तोप लगाई, फिर घोड़ा लगाया, फिर तोप लगाई, फिर घोड़ा लगाया, फिर तोप लगाई। ऐसे ऐसे युद्ध कलाओं का प्रयोग किया, जिससे क्या होता था कि दुश्मन पक्ष के जो हाथी थे, बड़े बड़े जानवर थे, वो तोपों के गोलों से चलने वाले हथियार से वो डर जाते थे, और डरने के बाद वो उसको पीछे ही हमला कर देते थे, पीछे की तरफ भागने लगते थे, जिससे दुश्मन सेना जो उसके सामने युद्ध करने आ रही थी वही कुचल के मर जाती थी। तो बाबर ने इस तरीके का प्रयोग किया, जिसको उसने कहा कि उस्मानी पद्धति का नाम दिया उसने। बाबर के पास 2 कुशल तोपची थे, तोपची मतलब तोप चलाने वाले, जिसका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा। ठीक, खानवा के विजय के बाद बाबर ने एक और नाम प्राप्त किया, जिसका नाम था गाजी। कलंदर पानीपत के बाद और खानवा के बाद विजय, गाजी नाम से उसने उपाधि धारण कर ली। घाघरा का युद्ध प्रथम युद्ध था जिसमें जो कि जल थल दोनों में लड़ा गया, मतलब जमीन में भी लड़ा गया और जल पे भी लड़ा गया। ठीक है, उसकी एक पुत्री थी, बाबर की एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखा है। आगे इसका नाम आपको मिलेगा, गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा लिखा है।
आगे बात कर रहे हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तोप खाने का तुलगुमा पद्धति का सफलता प्रयोग किया, क्योंकि आपने देखा है कि बाबर ने सबसे पहले तोप का जो प्रयोग किया वो भेरा के अभियान में किया, लेकिन वो असफल हो जाता है। लेकिन जब भारत के सामने युद्ध का इस पद्धति का प्रयोग करता है तो वो सफल हो जाता है और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए बाबर की मृत्यु के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर को हो जाती है 1530 में आगरा में, जिससे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। पहले इसकी कब्र के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें हैं। आगरा के आराम बाग में इसको दफनाया गया था और बाद में इसकी पत्नी ने इसको काबुल में दफना दिया। वहां से उसकी कब्र निकालकर उसने कहां लेके चली गई, काबुल में लेकर चली गई। फिर उसके बाद क्या होता है, याद रखिएगा कि वर्तमान में मुगल संस्थापक बाबर की जो कब्र है वो कहां पे है, वो कब्र है आपकी काबुल में। पहले कहां थी, आराम बाग में। मृत्यु कहां हुई थी, आगरा में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे चला जाए, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, ये भी खूब पूछते हैं एग्जाम्स में। इसने लगभग 4 युद्ध लड़े। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध, फिर उसके बाद घाघरा का युद्ध। तो आपको एक ट्रिक से याद ही होगा या फिर नहीं भी याद होगा तो आप एक ट्रिक याद रख लीजिए। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और अंत में मर गया। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। 26 में खाना खाया, पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। इसके आगे केवल 15 लिख देंगे। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में मर गया। ठीक, इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे ट्रिक ऑलरेडी लिखा है। ट्रिक ऑलरेडी मैंने लिखा है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 को चला गया लिखा है, चला गया की जगह चाय पिया, 29 को घर पहुंचा और 30 को मर गया। ठीक है, तो ये तरीके से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। कौन किसके साथ लड़ा था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध इसने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। जीता कौन था, बाबर। खानवा का युद्ध इसने राणा सांगा के साथ लड़ा था। जीता कौन था, बाबर। चंदेरी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वो लड़ा था उसने मेदरी राय से। जीता कौन था, बाबर। घाघरा का युद्ध इसने लड़ा था अफगानों से जिसमें महमूद लोदी था और जीता कौन था, बाबर। तो इस तरीके से इस चारों युद्ध जिसने भारत में लड़े, जो कि 1526 के बाद जितने युद्ध लड़े वो सारे कौन जीता, बाबर जीता। तो इस तरीके से आपको कोई डाउट नहीं होगा मुझे लग रहा है। चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मुझे लग रहा है कि हुमायूं आ गया है और हुमायूं को भी अलग तरीके से अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। नसरुद्दीन महमूद हुमायूं। ठीक, इसका जन्म कहां हुआ था, काबुल में हुआ था। कब हुआ था, 1508 में। इसका जो मूल नाम था नसरुद्दीन महमूद था, नसरुद्दीन महमूद हुमायूं। इसकी माता का नाम था माहम बेगम। क्या नाम था, माहम बेगम। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है। 1530 में इसका राज्याभिषेक होता है जब बाबर मर जाता है 30 दिसंबर को। इसने अपने समय में काफी युद्ध लड़े। ठीक, इसने अपने समय में 1532 का एक देवरा का युद्ध लड़ा था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है देवरा, महमूद लोदी के खिलाफ। महमूद लोदी के खिलाफ अंतिम युद्ध बाबर भी लड़ा है, याद है ना, 1529 में घाघरा का युद्ध। ठीक, महमूद को पराजय हुई, महमूद लोदी की पराजय हुई। उसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है 1539 में चौसा का युद्ध, जो कि बिहार में लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। उसके बाद क्या होता है, कहा जा रहा है कि बिलीग्राम और कन्नौज का युद्ध 1500, बिलीग्राम कन्नौज एक ही युद्ध माना जाता है। बिलीग्राम और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं लड़ता है और हुमायूं इस युद्ध में बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। शेर खां जो शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है वो जीत जाता है इस युद्ध में और हुमायूं को पराजित हो जाता है और शेर शाह
खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से कुछ समय के लिए मुगल काल खत्म हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं, हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने पिताजी के कहने पर अपने संपत्ति का बंटवारा किया था। इसने अपने भाइयों में संपत्ति का बंटवारा किया, जिसको कामरान को उसने काबुल दे दिया, कांधार जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है अस्कारी को दे दिया, और संभल जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है हिंदाल को दे दिया। तो उसके हुमायूं को छोड़ के अन्य 3 भाई थे, उसने अपनी पूरी संपत्ति को बांटा था। उसका एक भाई था अलवर, अलवर अलवर को उसने मेवाड़ की जागीरें प्रदान कर दी थी। तो इस प्रकार हुमायूं एक अच्छा शासक था। कहा जाता है कि वो अपने पिताजी की बात मानता तो था, लेकिन क्या ही करे जब उसकी समय ही सही नहीं। अच्छे लोगों का समय कभी अच्छा नहीं चलता। आगे चलते हैं। ठीक, आइए। तो पानीपत का जो चौसा का जो युद्ध था, चौसा का जो युद्ध था, चल भाई, चौसा का युद्ध के बाद जो 1539 में हुआ था, उसमें हारने के बाद, मतलब बिलीग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, जब वो पूरी तरीके से हार गया तो वह उसको अपना राजपाट छोड़ के बाहर जाना पड़ गया। तो जब बाहर जाना पड़ गया तो निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, जो उसके गुरु थे, मीर बाबा के दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी की। कब की? 1541 में। याद रखिएगा कि उसने अपने भाई के गुरु के दोस्त की पुत्री से शादी की। भाई के गुरु के दोस्त के पुत्री से, मतलब हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा, उनके दोस्त उर्फ मीर अली अकबर के जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी की, जो कि 1541 में शादी की, जिससे अकबर का जन्म हुआ। जिससे किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, अकबर का जन्म अभी पढ़ेंगे कब हुआ, 1542 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध इसने 1555 में लड़ा, और 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक, जिसका नाम सिकंदर सूरी था, सरहिंद के युद्ध में उसको हरा देता है, जो कि 1555 में ही हुआ है। दोबारा दिल्ली की गद्दी पर फिर से आके बैठ जाता है। तो 1540 में तो इसको भगा दिया गया था, फिर लेकिन 1555 में आकर उसने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा है और सरहिंद का युद्ध लड़ा, जिसमें सिकंदर सूरी को उसने हराया, और सिकंदर सूरी को हराकर फिर से उसने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। आइए बात करते हैं। हुमायूं पूरे जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो सीढ़ियों से भी गिरकर मर गया। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेरे मंडल पुस्तकालय था, जिसकी सीढ़ियों से वो लड़खड़ाते हुए गिरकर मर गया। हुमायूं जो था वो ज्योतिष पर बड़ा विश्वास करता था। ज्योतिष पर वो इतना विश्वास करता था कि 7 दिन में हर दिन के लिए उसने एक कपड़ा डिसाइड करके रखा था कि आज मैं इस कलर का कपड़ा पहनूंगा, आज मैं इस कलर का कपड़ा पहनूंगा, क्योंकि वो हर कलर के कपड़े को उस दिन के लिए शुभ मानता था। अगर वो सोमवार का दिन है तो कहता था मैं हरा कपड़ा पहनूंगा, मंगलवार का दिन है तो लाल कपड़ा पहनूंगा। तो हर दिन के लिए उसने एक कलर डिसाइड करके रखा था कि मैं इस दिन इस कलर का कपड़ा पहनूंगा। फिर आइए हम लोग पढ़ लेते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के बारे में। देवरा का युद्ध, जो कि 1532 में उसने लड़ा था मोहम्मद लोदी के अगेंस्ट। शेर शाह के अगेंस्ट उसने लड़ा था चौसा का युद्ध। उसी के समय इसी 1540 में आपको एक और युद्ध मिलेगा, बिलीग्राम का युद्ध। ठीक, बिलीग्राम का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध इसने लड़ा था 1555 में सिकंदर सूरी के साथ, जिसमें सिकंदर सूरी को इसने हरा दिया था। और इसी सरहिंद के युद्ध के समय ही उसने एक और युद्ध लड़ा था, इसका नाम था मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्योंकि इसका नाम थोड़ा अजीब है। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध इसने लड़ा था किसके खिलाफ? सिकंदर सूरी के खिलाफ। एक नाम आपने पहले पढ़ा होगा, सिकंदर लोदी। इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन था। ठीक, हुमायूं की मृत्यु के बारे में कहा जाए तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो 1556 में हुमायूं की मृत्यु दीन पना भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं की रचना उसकी सौतेली बहन, जिसका नाम गुलबदन बेगम था। मैंने आपको बताया था कि सौतेली बहन इसकी गुलबदन बेगम है, जिसने इसकी रचना की थी। इसकी आत्मकथा की, मतलब इसकी जीवनी जो लिखी थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
शेरशाह सूरी 1442 में इसका जन्म हुआ। बजवाड़ा होशियारपुर बिहार में। प्रारंभिक नाम इसका फरीद था। क्या नाम था इसका प्रारंभिक नाम? फरीद। आपको नाम याद रखना है, इसका प्रारंभिक नाम फरीद था, ये पूछा जाता है। ठीक है। इसने सुल्तान उल अलद हजरत आला की उपाधि प्राप्त की थी। 1545 में इसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। आइए चलते हैं कौन सी दुर्घटना, कैसी दुर्घटना, आगे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी बड़ा इंपॉर्टेंट शासक बन जाता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट शासक इसलिए बनता है क्योंकि ये हर एक काम वो करता है जो वर्तमान में चलते चले आ रहे हैं। शेरशाह की मृत्यु 1541 में कलिंजर किला जो है उसकी दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से हो गया। क्या हुआ कि उसने कलिंजर का जो किला था उस पे एक तोप का गोला दागा और वो तोप का गोला उस दीवार से लगकर वापस आके इसी को लग गया, जिसकी वजह से वो घायल हो गया और बाद में इसकी मृत्यु हो गई। कलिंजर को जो शासक था वो था कीरत सिंह। ठीक है। इसने एक रोड बनाया, ग्रांड ट्रक रोड, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है। इसको हम लोग दिल्ली में जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं या ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जानते हैं। शेरशाह सूरी ने ही इसका निर्माण करवाया था। 1541 में इसने पाटलिपुत्र का नाम पटना रख दिया। पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पाटलिपुत्र की स्थापना किया था एक व्यक्ति था जिसका नाम था उदाइन। उदाइन। ठीक। इस उदाइन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किस वंश का शासक था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बताइए कि पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला कौन था। और शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना ही रखा है, जो कि आज भी बिहार की राजधानी है। शेरशाह सूरी ने सिक्कों पर अरबी और देवनागरी भाषा में भी लिखवाया। और शेरशाह सूरी जो था उसने 2 सिक्के चलवाए, उसमें एक सिक्का का नाम था रुपया, जो कि आज भी हमारे मुद्रा का नाम रुपया है। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि सबसे पहले रुपया नामक मुद्रा किसने चलवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने चलवाई थी। ठीक है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है बिहार के सासाराम झील में है। ठीक है। जो कि इसने खुद बनवाया था। इसे बिहार का ताजमहल भी कहा जाता है। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी होंगी कि इसने जीटी रोड बनवाई थी, चौसा के युद्ध के लिए इसको जाना जाता है, रुपये के लिए इसको जाना जाता है, इसके मकबरा जो है सासाराम बिहार में है इसलिए जाना जाता है। ठीक। सासाराम बिहार में इसके मकबरा है इसलिए इसको जाना जाता है। ठीक है। आपको इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है। तो थोड़ा कुछ टाइम का रेस्ट लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, तो चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेने चला गया था क्या कि थोड़ा नाश्ता पानी भी करना था तो जरूरी था। चलिए, भूखे टाइम दिमाग काम नहीं करता। ठीक है। तो ठीक। शेरशाह सूरी जो था उसके कुछ काम हमने पढ़े थे, जिसमें कुछ था कि 1539 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा। ठीक। 1539 में उसने चौसा का युद्ध लड़ा, हुमायूं को हराया, रुपया नामक सिक्का चलवाया इसने, मुद्रा चलवाई इसने, जीटी रोड बनवाया इसने, और इसका जो मकबरा है सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम बिहार। नाम बहुत सुनेगा सासाराम का। ठीक। ठीक है। कोई दिक्कत? आइए चलते हैं अब थोड़ा अकबर की तरफ। आइए भाई अकबर। ठीक। आइए, जलालुद्दीन महमूद अकबर। ठीक। जन्म इसका होता है 15 अक्टूबर 1542 में। कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 में। कहां पर होता है? अमरकोट के राणा बीर साल के महल में होता है। इसका राज्याभिषेक हो जाता है 14 फरवरी 1556 में। कालानौर, गुरदासपुर, पंजाब। गुरदासपुर के इस वक्त सांसद हैं आपके सनी देओल जी। माता इसकी थी हमीदा बानो बेगम, वही हमीदा बानो बेगम जिसके हिंदाल के गुरु के दोस्त की बेटी हमीदा बानो बेगम। ठीक। अकबर का जो संरक्षक था, प्रोटेक्टर था, वो मुनीम खां था। ठीक।
इसके शिक्षक का नाम कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब्दुल लतीफ ईरानी नाम था उनका। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन महमूद बाबर अकबर था। ठीक। अकबर का जो संरक्षक था, प्रोटेक्टर था इंडिया में, उसका नाम था बैरम खां। यहाँ ये गजनी में इसका प्रोटेक्टर है, जब इसके पिताजी शासक थे। अकबर की 3 प्रमुख संतानें थी। एक का नाम सलीम, मुराद और दनियाल था। सलीम का नाम आप आगे भी सुनेंगे। सलीम का जन्म जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। जोधाबाई का नाम भी आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपनी अगले स्लाइड की तरफ। आइए, आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, आई होप। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। हेमू जो था दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। हेमू वही हेमचंद। इस प्रकार मध्यकालीन भारत में एकमात्र हिंदू शासक था जिसका नाम हेमू या हेमचंद था, जिसने दिल्ली पर कब्जा किया था। दिल्ली पर हेमू के अधिकार के समय अकबर जालंधर में था। जालंधर पंजाब में पड़ता है। दिल्ली की सेना लेकर वह सेना लेकर दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। पानीपत की दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया। अकबर और हेमू के बीच में, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है अकबर और हेमू के बीच में। हेमू की आंख में उड़ता हुआ तीर लग गया, जिसकी वजह से हेमू की मृत्यु हो गई, जिसमें युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अकबर विजयी हुआ था। बैरम खान ने हेमू को गिरफ्तार कर उसकी गर्दन काट दी थी। माना जाता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू गलती से हारा। अगर वो जीत गया होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। अकबर की सेना का नेतृत्व पानीपत की लड़ाई में बैरम खां कर रहा था, जो कि उसका संरक्षक था। इस युद्ध को जीतने के बाद जीतने का श्रेय अकबर ने बैरम खां को दिया। हेमू का पूरा नाम था हेमचंद था। मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू शासक जिसने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसने विक्रमादित्य नाम की उपाधि धारण की थी, और वह 14वां अंतिम शासक था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में महाराणा प्रताप जी ने अकबर के साथ युद्ध किया, जिसको हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था और वह आसफ खां कर रहा था। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार तो होती है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते हैं, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, जिस वजह से महाराणा प्रताप को आज भी बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अकबर की गुलामी नहीं मानी थी। आगे बात करते हैं अकबर के 9 रत्नों के बारे में। अकबर के पास 9 रत्न थे। ठीक, इसमें बीरबल भी शामिल थे, मुल्ला दो प्याजा जो कि प्रधानमंत्री थे, मान सिंह इनके सैनिक प्रधान थे, तानसेन इनके सिंगर थे, हकीम हुक्काम टोडरमल वित्तीय विभाग संभालते थे, जमीन वगैरह का काम देखते थे, अब्दुल रहीम खान खाना इनके राजकवि थे, फैजी और अबुल फजल का बड़ा भाई था फैजी, अबुल फजल राजकवि और सलाहकार थे। इनके 9 रत्न में शामिल थे। बीरबल का जो वास्तविक नाम आपको बताया जाता है, उनका वास्तविक नाम रहता है महेश दास। ठीक, महेश दास इसका असली नाम रहता है। और तानसेन का असली नाम रहता है रामतनु पांडे। ठीक, रामतनु पांडे। ठीक, इनका असली नाम रहता है। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आइए, अब अकबर से यूपीएससी तक का मतलब कि यहां से अकबर के बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं। अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय जाता है टोडरमल को। अकबर के समय में भूमि सुधार का श्रेय बहुत बार पूछा गया है टोडरमल। अकबर की सेवा देने से पहले टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में था। ये 2 बार क्वेश्चन यूपीएससी उठा चुका है, प्री एग्जाम्स में पूछे गए हैं। राजस्व प्राप्ति और जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा शुरू की गई प्रणाली थी। इसको कोई बात समझने की जरूरत नहीं। अकबर के दरबार में संगीतकार तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, इसलिए तानसेन पुरस्कार भी ग्वालियर में दिया जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। तानसेन की प्रमुख कृतियां, जो उनको प्रमुख रचनाएं थी, मियाँ टोडी, मियाँ मल्हार और मियाँ सारंग थी। ठीक है, कंठाभरण या वीणा विलास
की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी, ये भी पूछा जाता है। कंठाभरण या वीणा विलास की उपाधि किसको दी गई थी? तो अकबर ने तानसेन को दी थी। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, ये भी आपको खूब पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अकबर से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जहांगीर का सबसे ज्यादा अब्दुल रहीम खान खाना से प्रभावित था। जहांगीर सबसे ज्यादा जिसे प्रभावित था अब्दुल रहीम खान खाना था। हकीम हुक्काम अकबर के रसोई घर का प्रधान था। अकबर ने जैन धर्म के दो व्यक्तियों को अपनाया था, जैनाचार्य हरविजय सूरी और जगत गुरी को उपाधि दी थी। ठीक है, एक जैन धर्म के जो लोग थे इनको भी उसने उपाधि दी थी। अकबरनामा जो जिसने लिखा था उसका नाम था अबुल फजल। अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों पूछा जाता है। अकबरनामा किसने लिखा, आईने अकबरी किसने लिखा, दोनों नाम आपको अबुल फजल के नाम से जोड़ के याद करना है। अबुल फजल का बड़ा भाई जिसका नाम था फैजी अकबर, अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन हुआ जब अबुल फजल थे तभी। अकबर ने 1575, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर ने 1575 में मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। मनसबदारी के अंत में अधिकारियों व सेनापतियों को पद निर्धारित किया जाता था जो अलग अलग होते थे। मनसब के आधार पर सैनिक और अधिकारियों का वेतन निश्चित होता था। अकबर के महजरनामा दस्तावेज में 1529 में जारी किया गया, जिसमें मुगल शासक के राज्य का सबसे बड़ा प्रमुख बताया गया। धर्म के संबंध में यदि कोई विवाद उठता होता था तो सम्राट अकबर का अंतिम निर्णय माना जाता था। अगर कोई भी धार्मिक मामला होता था तो अकबर जो फैसला देता था वही अंतिम फैसला माना जाता था। अकबर ने दीन ए इलाही एक धर्म चलाया था 1582 में। ठीक, उसका पुरोहित अबुल फजल था। पुरोहित मतलब समझ रहे हैं ना, पंडित अबुल फजल था। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक बीरबल जी थे। ठीक, अकबर ने बीरबल को कविराज और राजा की उपाधि दी, राजा बीरबल या कविराज कहा। बीरबल की मृत्यु बताया था मैंने यूसुफ जइयों के विरोध को दबाते हुए हुई थी। इनके बचपन का नाम महेश दास था। अकबर बीरबल को कविप्रिय कविराज व राजा की उपाधि का प्रदान किया था। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण में आगरा की ओर जाते समय अबुल फजल को रास्ते में बीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। कौन करवाया था? सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से आगे जाना जाएगा, उसने ही अबुल फजल की हत्या करवाई थी। उसको लगता था कि मेरे पिताजी को भड़काने का काम अबुल फजल कर रहा है और अबुल फजल को वीर बुंदेला के हाथों वो मरवा देता है। आगे चलते हैं। अकबर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि अकबर के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी हमें जरूरी होती है। ठीक, अकबर ने इलाही संवत शुरू किया था 1583 में। अकबर के समकालीन सूफी संत सलीम चिश्ती थे। ठीक, इनका भी नाम खूब पूछा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद का सरहिंदी में मुल्सा मोहम्मद ने अथर्ववेद का अनुवाद सरहिंदी ने किया। मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगड़ी का अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजु के बाबरी का अनुवाद किया। फैजी ने एक लीलावती पुस्तक, जो बड़ी डरावनी पुस्तक कही जाती है, जिसको अगर आप पढ़ लेंगे एक बार तो बड़ा डरावनी पुस्तक है, कहा जाता है कोई पढ़ने के बाद जिंदा नहीं बचता है इसको। ठीक, नल दमयंती की कथा फारसी में अनुवाद किया किसने? फैजी ने, और उनका नाम सहेली रखा। ठीक, अकबर के काल को हिंद साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, यह भी खूब पूछा जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बुलंद दरवाजा इस भारत का सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है। और जब अकबर ने जब पहली बार देखा समुद्र, तो इसके बाद उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। आगे चला जाए। अब आते हैं अकबर के किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में देख लेते हैं। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में। अकबर ने हरम दल मतलब वृक्षावृत्ति का अंत किया 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। जजिया कर भी समाप्त कर दिया 1564 में। फतेहपुर सीकरी एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दी 1571 में। इबादत खाने का स्थापना किया 1575 में। मजहर की घोषणा की 1589 में, मतलब ये एक तरीके से संविधान माना जा गया उसका।
दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की 1582 में, इलाही संवत की शुरुआत की 1585 में, राजधानी लाहौर स्थानांतरित की 1585 में, और ये इंपॉर्टेंट चीजें मानी जाती है। 1583 में भी एक घटना याद रख लीजिए जिसमें बीरबल की मृत्यु हो गई थी 1583 में। ठीक है, चलिए अब पढ़ा जाए जहांगीर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जहांगीर। कहा जा रहा है कि 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का जन्म हुआ, मतलब टाइम था। मिर्जा नूर उद्दीन बेगम मोहम्मद खान सलीम जागीर उसका पूरा नाम था। ठीक, इसने इसकी जो मृत्यु हो जाती है 1500, मृत्यु नहीं, इसका जन्म 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ, और इसकी मृत्यु 8 नवंबर 1627 को लाहौर में होती है। बड़ी दिलचस्प घटना इसकी है। मुगल काल का चौथा बादशाह था ये। वह महान मुगल बादशाह अकबर का पुत्र था। अकबर के 3 पुत्र हुए, पहला सलीम, दूसरा मुराद और तीसरा दनियाल। मुराद और दनियाल पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से मृत्यु प्राप्त हो चुके थे। मतलब ये सब इतना शराब पीते थे कि उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जहांगीर भी शराब पीता था, वो भी बहुत शराबी था। सलीम, इसको ऊपर कर देते हैं। सलीम अकबर की मृत्यु पर नूर मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से तख्त पर बैठा। उसने 1605 में कई उपयोगी सुधार किए। कान, नाक, हाथ आदि काटने की सजा को उसने बंद कर दिया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, बंद कर दी कि किसी का नाक काट दिया जाए, किसी की आंख फोड़ दी जाए, ऐसा करना उसने बंद कर दिया। शराब एवं अन्य नशे आदि वाली वस्तुओं को हकमा बंद कर दिया, मतलब उसमें टैक्स बंद कर दिया। अवैध वसूलात हटा दिए, मतलब कोई भी अवैध तरीके से पैसा वसूल नहीं कर सकता था। किसी भी फरियादी को सुनने के लिए उसने महल के बाहर दीवार पे जंजीर लटकवा दी, जिससे कि कोई भी फरियादी चाहे तो सीधे मुगल बादशाह से मिल सकता था। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख अलीम चिश्ती की कुटिया में राजा भारमल की बेटी मरियम की जमानी के गर्भ से 30 अगस्त 1669 में हुआ था। भारमल की बेटी मरियम जमानी, ठीक, किसकी 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 कुटिया में हुआ था? तो शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। ठीक है, सलीम के प्रमुख शिक्षक अब्दुल रहीम खाना थे। आरंभिक जीवन में जहांगीर बहुत ज्यादा शराबी भी था, आवारा था, और शहजादे के रूप में जाना जाता था कि मतलब ऐसा शहजादा जिसके पास अकूत पैसा है, पिता बहुत महान तो बेटा बहुत बेकार, ऐसा था ये। 1585 में सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से संपन्न होता है। मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी। मानबाई ने जहांगीर के शराब और आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। कालांतर में, मतलब समय के बाद, जहांगीर ने राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई से विवाह किया था। उसके बाद क्या हुआ, आगे चलते हैं। ठीक है, जहांगीर के खराब कामों से परेशान होकर अकबर बड़ा दुखी हो गया। तब उसने अंतिम काल में उसने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने का विचार किया। फिर बाद में सोच विचार करने पर अकबर ने जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। खुसरो के मन में बादशाह बनने की लालसा पैदा हुई थी। उसने अपने मामा मान सिंह, खुसरो कौन था? खुसरो नाम आ गया ना, खुसरो इसी का लड़का है। वो जहांगीर से बड़ा परेशान हो गया था। खुसरो जहांगीर से जब इतना परेशान हो गया तो उसने कहा कि जहांगीर बड़ा शराबी है और इसको अब हटा दिया जाए। तो उसने हटाने के लिए अपने मामा मान सिंह को बुलाया और अपने ससुर के साथ मिलकर इसने जहांगीर को हटाने का प्रयास तो किया, लेकिन जहांगीर को हटा नहीं पाया, खुद ही हार गया। ससुर मिर्जा अजीज कोका के साथ मिलकर 1606 में अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। जहांगीर ने खुसरो को आगरा किले में नजरबंद कर दिया। खुसरो, इसी का नाम शाहजहां है, खुसरो को नजरबंद कर दिया। परंतु खुसरो मतलब शाहजहां ने अकबर की मकबरे की यात्रा करने के बहाने वहां से भाग निकला। आगे क्या हुआ? आगे हुआ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन जो थे उनको फांसी दे दी गई, क्योंकि उन्होंने खुसरो की मदद की थी जहांगीर पर अटैक करने के लिए, खुसरो की सहायता की थी। कालांतर में खुसरो
खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या कर दी गई। खुसरो ने मतलब शाहजहां ने ही जहांगीर की हत्या कर दी, षड्यंत्र रचने के कारण उसे अंधा भी करवा दिया। ठीक। न्याय की जंजीर के बारे में हमने पढ़ा था, जहांगीर ने न्याय की जंजीर लटकवाई थी जिससे कि वह क्या करता था, फरियादियों की फरियाद को सुना करता था। ठीक, केवल इतना ही। चलते हैं, आज के लिए केवल इतना रहने देते हैं। औरंगजेब के बारे में और शाहजहां के बारे में नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे और इसका वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है।